ये है जापान, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और सबसे एडवांस इकनॉमी और साथ ही दुनिया की सबसे हेल्दीएस्ट कंट्री भी, जहाँ पे आपको 80-90 साल तक के लोग नॉर्मल चलते फिरते नजर आएंगे। ज़ीरो क्राइम रेट और टॉप क्वालिटी एजुकेशन और ज़बरदस्त स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जापान को रहने के लिए एक आइडियल कंट्री बनाते हैं। लेकिन इस सारी तरक्की और डेवलपमेंट के पीछे एक बहुत ही भयानक हकीकत छुपी हुई है, एक ऐसी डार्क रियलिटी जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। अब तो ये बात काफ़ी लोग भूल चुके हैं, लेकिन 1980 में जापान को अगली सुपर पावर कहा जाता था। उस वक्त बहुत आम ख्याल ये था कि जापान बहुत जल्द अमेरिका को रिप्लेस कर देगा, बिल्कुल उसी तरह पूरी दुनिया की इकनॉमी को एक कंट्रोल करेगा जैसे कि आज चाइना कर रहा है। अमेरिका और जापान को लेकर काफ़ी परेशानी भी पाई जाती थी, यहाँ तक कि इस पर पूरी मूवीज़ भी बन चुकी हैं, जैसे कि डाई हार्ड, राइजिंग सन, ब्लेड रनर वगैरह, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे जापानीज कॉर्पोरेशन ने पूरी अमेरिका को टेक ओवर कर लिया था। उस वक्त जापान का इकोनॉमिक सिस्टम वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल से काफ़ी बेहतर और स्ट्रॉन्ग समझा जाता था। जापानीज स्टॉक मार्केट उरूज पर थी। जापान के प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में छाए हुए थे, अब चाहे वो गाड़ी हो या इलेक्ट्रॉनिक या मेडिकल का सामान। उस वक्त जापान में लोगों को ये पता था कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते ही उन्हें नौकरी मिल जाएगी और फिर लाइफ सेट है, क्योंकि जापान में ऑलमोस्ट हर जॉब लाइफ टाइम होती है। जापान वॉज लिटरली अनस्टॉपेबल दैट टाइम, और वो 1990 तक दुनिया की दूसरी बड़ी इकनॉमी बन चुका था। लेकिन फिर 1991 में कुछ ऐसा हुआ जिसमें जापान का पूरा फ्यूचर बदलने जा रहा था। असल में 1990 से पहले जापान एक ऐसा इकोनॉमिक बूम एक्सपीरियंस कर रहा था जो उससे पहले दुनिया की किसी इकोनॉमिक कंट्री ने एक्सपीरियंस नहीं किया था। रियल एस्टेट ऊपर जा रही थी, स्टॉक मार्केट पीक पर थी, बैंक्स मुसलसल पैसे छाप रहे थे और लोन लेना इतना आसान था कि बैंक्स ये तक नहीं पूछते थे कि आपको लोन चाहिए किस लिए है। लेकिन फिर एक दिन ये सारा बबल ब्रस्ट हो गया। 1990 से 1991 के दरमियान जापान की स्टॉक मार्केट 43% तक गिर गई थी। रियल एस्टेट की प्राइसेस भी 50% से ज़्यादा गिर गई थी। लोन की अनलिमिटेड सप्लाई की वजह से लोगों ने ज़ॉम्बी कंपनीज खड़ी की हुई थी, जो कि कई साल पहले बैंकक्रप्ट हो चुकी थी, मगर बैंक से लोन लेने की वजह से वो कभी बंद ही नहीं हुई और जापान की मार्केट इस तरह से कोलैप्स कर गई कि अब कोई भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। जापान अब इकोनॉमिक टाइटल से सिक मैन ऑफ एशिया बन चुका था। लेकिन ऐसे अप एंड डाउन तो इकोनॉमिक लेवल पर आते रहते हैं, तो फिर जापान के साथ ऐसा डिफरेंट क्या हुआ? एक्चुअल में जापान के साथ कुछ ऐसा होने जा रहा था जो कि उसकी पूरी जनरेशन को अफेक्ट करने वाला था। इस कोलैप्स को समझने के लिए जापान की जॉब कल्चर को समझना होगा। जापान में आपका जॉब करियर स्टार्ट होता है जॉब हंटिंग से। ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिससे हर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को गुजरना होता है। बड़ी बड़ी कंपनी सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट को हायर करती है और हर कैंडिडेट को बहुत सारे इंटरव्यूज और स्क्रीनिंग प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। इस टफ प्रोसेस को क्लियर करने वाले कैंडिडेट को ही सुशियुन कोयो पॉलिसी के मुताबिक लाइफ टाइम जॉब मिलती है। जापान में आपको जिस कंपनी में जॉब मिल जाए फिर आप सारी ज़िंदगी उसे छोड़ नहीं सकते। ये कोई लॉ नहीं है, लेकिन कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि एक जॉब स्विचिंग वाले की कोई नौकरी नहीं देता। इसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि आपको जॉब सिक्योरिटी तो मिल जाती है, मतलब कि कल निकाले जाने का कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ ये जॉब मार्केट बहुत रिचर्ड होती है। आप सारी ज़िंदगी एक ही कंपनी के साथ गुजारते हैं और वो कंपनी जो भी डिसीजन ले वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है रिगार्डिंग योर सैलरी और योर एक्स्ट्रा स्टफ वगैरह। 1990s में भी हायरिंग का यही प्रोसीजर था और ये आज तक चला आ रहा है। अगर आप ये इंटरव्यू प्रोसेस क्लियर ना कर सको तो समझ लो कि आपको कभी जॉब नहीं मिलेगी। ये एक ऐसा दरवाज़ा है जो सिर्फ एक ही बार खुलता है। 1990 के इकोनॉमिक क्राइसिस में सारी बड़ी कंपनीज ने अपनी हायरिंग फ्रीज कर दी थी और अगले 13 सालों तक ये हायरिंग ऐसे ही बंद रही। इस पीरियड को जापान एम्प्लॉयमेंट आइस एज भी कहा जाता है। वो लोग जो 1990 में ग्रेजुएट हुए थे उन्हें अगले 13 सालों तक कोई जॉब नहीं मिली और जब 2004 में हायरिंग को दोबारा खोला गया तो वो 30 से 40 साल तक के हो चुके थे वो लोग, और कोई जापानीज कंपनी उन्हें हायर करना नहीं चाहती थी क्योंकि वो तो सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट को ही हायर करते हैं। ये एक पूरी जनरेशन थी, तकरीबन 2 करोड़ लोगों की। इस जनरेशन के कुछ लोग तो अब लो पेइंग जॉब्स भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और उन पर डिपेंडेंट है। मतलब 30 से 40 साल तक के लाखों लोग आज भी अपने पेरेंट्स के पैसों पर ज़िंदगी गुजारते हैं।
जिनमें से कुछ तो हिकिकोमोरी हैं। ये वो लोग हैं जो इस वाक़ये से इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हुए थे कि उन्होंने अपने आप को सोसाइटी से कट ऑफ कर लिया था। जो सारा दिन घर पर रहते थे, डिपेंडेंट थे, किसी से कांटेक्ट भी नहीं करते थे, और यही से जापान की दूसरी प्रॉब्लम शुरू होती है। जापान दुनिया की उन चंद कंट्रीज़ में से है जहाँ के लोगों की एज बहुत लंबी होती है, नॉर्मल एवरेज एज से ज़्यादा। जापान की 30% आबादी 60 साल से ऊपर तक की है। इस सुपर एजिंग पॉपुलेशन की बहुत बड़ी वजह है वो लॉस्ट जनरेशन, जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से कभी शादी ही नहीं की, और इसी वजह से ये वो यंग जनरेशन जो इन लोगों से आनी थी वो आ नहीं सके। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस पूरी ना कर सकने की वजह से आज ये लोग बिल्कुल कट ऑफ होकर रहते हैं। कितने ही लोग सुसाइड कर चुके हैं और कितने ही डिप्रेशन का शिकार। और इन लोगों की इस हालत का असर सोसाइटी पर भी है, क्योंकि इन लोगों की बेरोजगारी से जो फ़ायदा स्टॉक मार्केट को होना था वो नहीं हो रहा। जापान की करंट गवर्नमेंट अब इन लोगों को लेकर काफ़ी कंसर्न है और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इनको अपने पैरों पर खड़ा कर सके। लेकिन फ़िलहाल इन सब जापानीज़ गवर्नमेंट को कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली, और इसकी वजह है वो रिचर्ड जॉब कल्चर, जिसमें सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट को ही हायर किया जाता है और फिर सारी ज़िंदगी वो उन कंपनीज़ को छोड़ नहीं सकते। हर साल कई लोग जिनको आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब नहीं मिलती वो इस लॉस्ट जनरेशन में शामिल होते जा रहे हैं। अब जापानीज़ गवर्नमेंट ये मसला हल कर पाएगी या नहीं, और क्या ये लॉस्ट जनरेशन जापान के डाउनफॉल का सबब बनेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमेशा वाला काम लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।